अयोध्या मामले में आज नजरे सानी की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 5 जजों की बेंच ये तय करेगी कि इन अर्जियों पर ओपन कोर्ट में समाअत की जाए, इसकी जरूरत है या नहीं। इससे पहले इस मामले में 9 नवंबर को फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में खुद सीजेआई उस दौर के रंजन गोगोई शामिल थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जिनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना को जगह दी गई है। अब ये मामला चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना सुनेंगे। तो ज्यादा अपडेट के लिए सुमित हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, तो हम बात कर रहे थे जिस तरह से आज 18 अर्जियों पर समाअत होने वाली है, लेकिन जानना ये चाहेंगे जो 18 अर्जियां दाखिल की गई हैं उसमें दलीलें क्या क्या दी गई हैं? देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कबूला है कि वहां मूर्ति जो है वो गलत तरीके से रखी गई थी। अगर मूर्ति को गलत तरीके से जब रखा गया था तब कैसे पूरा मालिकाना हक रामलला को दिया जा सकता है, ये सवाल पुनर्विचार याचिका में सीधे तौर पर उठाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 9 नवंबर के फैसले में पुनर्विचार करे और इसकी सुनवाई डिटेल करे, यानी कि विस्तृत सुनवाई जो है ओपन कोर्ट में करे। इसके अलावा हिंदू पक्ष की अगर बात की जाए, हिंदू पक्ष की ओर से जो हिंदू महासभा है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जो अपने फैसले में टिप्पणी की है उस टिप्पणी को हटाया जाए और 5 एकड़ जो जमीन मुस्लिम पक्षों को दिया गया है वो देने की जरूरत नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में पुनर्विचार करना चाहिए। तो ऐसे में ये दलीलें जो हैं मुख्य रूप से जो हैं दोनों पक्षों की ओर से दी गई है। आज 1:40 पे जो है बेंच के सामने ये तमाम याचिकाओं को लिस्ट किया गया है और जब लंच का वक्त होता है जजेस अपने चैम्बर में इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेंगे और सबसे पहले जजेस को ये डिसाइड करना है कि इस पूरे याचिकाओं पर जो है ओपन कोर्ट में सुनवाई की जाए या नहीं। सब अगर ओपन कोर्ट पे सुनवाई करती है तो तारीख का जो है एक तरह से ऐलान किया जाएगा। अगर सुमित, बात हम दलीलों की कर रहे थे, दलीलों में खबर यह भी थी कि एक दलील में यह कहा गया है कि जो 9 नवंबर को फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं यह ख्याल रखा गया है कि आस्था किसकी ज्यादा थी और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो वो जगह थी, मुतनाज़ा जगह जो थी, जो अब राम जन्मभूमि के तौर पर जानी जा रही है, वहां पर पहले मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया, लेकिन बावजूद इसके जो फैसला है वो राम मंदिर के हक में सुनाया गया। जी बिल्कुल, देखिए रामलला विराजमान को जो मालिकाना हक दिया गया जमीन का उस पर मुस्लिम पक्षों को आपत्ति है, क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मूर्ति जो है वो चोरी से रखी गई थी वहां और इस लिहाज से अगर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को मालिकाना हक दे दिया है तो उस किस ग्राउंड पे दिया है ये समझ से परे है, ये याचिका में सब सीधे तौर पर सवाल उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम हिंदू पक्ष की बात की जाए तो 5 एकड़ जो जमीन मुस्लिम पक्षों को दी गई है उस आदेश को जो है वापस लेने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर कहा गया है कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था, उस टिप्पणी को भी सुप्रीम कोर्ट वापस ले। तो कहीं ना कहीं जो दलीलें दी गई हैं दोनों पक्षों की ओर से उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कंसीडर करता है, उन तमाम कंसीडर को करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि क्या इस पूरे मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं। अगर चैम्बर में इस मामले की सुनवाई होती है तो सभी पक्षों की वकील जो हैं वो चैम्बर में नहीं जाते हैं और इस मामले की सुनवाई में पैरवी या फिर बहस कह लीजिए वो भी नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है और आज 1:40 पर जो जज अपने लंच के दौरान जो है वो अपने चैम्बर में बैठेंगे तो सबसे पहले इसी बात का डिसाइड होगा कि क्या इस पूरे मामले की सुनवाई जो है ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं। अगर ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, अगर चैम्बर में ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करता है तो आज पुनर्विचार याचिका जो है वो खारिज की जा सकती है, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला दिया है। 1000 से अधिक पन्नों में ये फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चैम्बर में इस पूरे मामले की सुनवाई करता है तो गुंजाइश बहुत कम है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पुनर्विचार करे। तो इंतजार करना होगा 1:40 का, जब 5 जजेस जो हैं अपने चैम्बर में बैठेंगे और सबसे पहले ये
ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस पूरे मामले की सुनवाई जो है ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं। ठीक है सुमित, हमने देखा ये मामला कितना पुराना था और उसके बाद सुनवाई होती रही और एक वक्त वो आया जब 40 दिन तक लगातार समाप्त हुई, उसके बाद फैसला आता है। अब ऐसे में जो ये दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, उसके बाद मान लीजिए अगर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाता तो क्यों इसमें ये दिखाई दे रहा है कि मामला एक बार फिर से लंबा खिंचता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, मैं आपको ताजा एग्जाम्पल दूंगा कि आपने देखा होगा कि राफेल जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राफेल को हरी झंडी दे दी थी, उसके बाद रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस रिव्यू पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुनवाई की हामी भरी थी। अगर उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी संज्ञान में लेता है और कहता है कि हम ओपन कोर्ट में सुनवाई करेंगे, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार फिर लंबी सुनवाई इस पूरे मामले में हो सकती है। और क्योंकि ये जो फैसला है वो 1045 पन्नों का फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने पूरे फैसले को एक बार फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा और सभी पक्षों के जो वकील हैं एक बार फिर से ओपन कोर्ट में जाएंगे और अपनी अपनी दलीलें जो हैं वो देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि 1 महीने से भी कम का जो वक्त है वो जो है इस सुनवाई में लग सकता है, अगर ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है तो इंतजार करना होगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं, क्योंकि अमूमन जो डेथ पेनल्टी का जो केस होता है उसको छोड़कर बाकी सभी मुकदमों की जो सुनवाई होती है वो चैम्बर में होती है जब भी रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है। तो अगर इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ओपन कोर्ट में सुनवाई करनी चाहिए और सभी पक्षों को एक एक मौका और देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट आज ही ऑर्डर कर सकता है कि इस पूरे मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी और तारीख का भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जी, जब 9 नवंबर को इसका फैसला आया था सुमित, हमने देखा कि कुछ वक्त तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद जो पुनर्विचार याचिका है उनको दाखिल करने का एक दौर एक तरह से शुरू हुआ। हमने देखा कि ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि वो इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जमीयतुल उलमा हिंद ने भी इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की। उसके बाद जो हिंदू फरीक के लोग थे, हिंदू पक्ष के लोग थे, उन्होंने भी, और देखते ही देखते ये अर्जियां जो थी वो 18 तक पहुंच गई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे इस अगर केस की अगर बात की जाए, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इस मामले में जो सबसे मुख्य पक्षकार था, जो कि खासकर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए नहीं आया है। ये सबसे अपने आप में बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि इस मामले में अगर अयोध्या मामले की अगर बात की जाए तो 3 मुख्य पक्षकार थे, जिसमें रामलला विराजमान थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड था और निर्मोही अखाड़ा था। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों पक्षों तो आ गए हैं, निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा की ओर से तो याचिका दायर की गई है, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है एक अहम पक्षकार माना जाता था, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है। ये अपने आप में दिलचस्प की बात है। लेकिन रामलला विराजमान की ओर से इसलिए याचिका दायर नहीं की गई है, पुनर्विचार याचिका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है। इस लिहाज से रामलला विराजमान की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की गई है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष की ओर से बात की जाए तो निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा की ओर से याचिका दायर की गई है। लेकिन निर्मोही अखाड़ा की जो याचिका है वो आज लिस्टेड नहीं किया गया है, क्योंकि कल ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। लेकिन आज 1:40 पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं। ये सवाल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बाद ही आगे की जो दशा दिशा है इस केस की जो है वो तय होगी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मुस्लिम फरीक की, हमने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दाखिल की अर्जी, हमने ये भी देखा कि जमीयतुल उलमा हिंद ने दाखिल की, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर कोई भी अर्जी को दाखिल करने से इनकार किया। जी बिल्कुल, देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सीधे तौर पर साफ कर दिया था कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है उसी फैसले के साथ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इस केस में जब फैसला आने से पहले भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जब सवाल पूछा गया था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो वो उन्हें स्वीकार होगा। कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल नहीं की गई है उनकी ओर से। लेकिन
सबसे अहम बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहां पहुंचा है और पुनर्विचार याचिका जो है उनकी ओर से दायर की गई है और सवाल सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर के फैसले पे उठाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत लार्जर पर्सपेक्ट पे है और कोर्ट ने इस बात को भी माना है कि 1992 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था वो मुस्लिमों के साथ सीधे तौर पर नाइंसाफी था। कहीं ना कहीं इन तमाम ग्राउंड को यहां पुनर्विचार याचिका में समेटने की कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की गई है कि कोर्ट एक बार अपने फैसले में पुनर्विचार करे और ओपन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाए। वहीं हिंदू पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि पुनर्विचार याचिका इस पर्सपेक्ट पे होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जो टिप्पणी की थी वो हटाना चाहिए और इसके अलावा जो 5 एकड़ जो जमीन मुस्लिम पक्षों को जो देने की बात कही है उस पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट वापस ले। तो ये तमाम ग्राउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और आज सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले इसी बात को कंसीडर करना है कि क्या इस पूरे मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए या नहीं, क्योंकि ओपन कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक सभी पक्षों की ओर से दलीलें जो हैं वो एक बार फिर से नहीं दी जा सकती हैं। चैंबर में सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि आखिरकार हम अपने फैसले में पुनर्विचार करें या नहीं, यही सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने रहता है। तो ये सबसे पहले डिसाइड होना है कि क्या इस पूरे मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में हो या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे नुमाइंदे सीधे तौर पर बता रहे थे कि आज ये फैसला हो जाएगा, पहले चैंबर में बैठ के फैसला किया जाएगा जो उनका ये फैसला है उस पर क्या कोई गुंजाइश है या नहीं, इस पर रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई है उस पर समाअत की जाए या नहीं। अगर समाअत का फैसला किया जाता है तो तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद समाअत जो है एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी आज का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरह से जो पूरा पैनल है वो बैठेगा उसके बाद इस पर गौर किया जाएगा कि जो फैसला सुनाया गया था क्या उसमें वाकई कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है। अगर गुंजाइश है तो मामले की समाअत शुरू कर दी जाएगी। बेहद अहम आज का दिन, और जिस तरह से 9 नवंबर को फैसला आया था उस वक्त का जो था ये लग रहा था कि अभी सभी जो पक्ष हैं, सभी जो फरीक हैं वो पूरी तरह से मुतमईन है। खुद जो बाबरी मस्जिद के फरीक थे इकबाल अंसारी, उन्होंने इस पर अपने आप से ये बताया था कि वो मुतमईन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और ये मामला जो है पूरी तरह से अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा हमने देखा है सियासी पार्टियाँ इसका अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही हैं और अब जाकर ये मामले में फैसला आता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, तकरीबन 33 दिन आज हुए हैं, 33 दिन के बाद ही इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई और ये एक नहीं बल्कि 18 रिव्यू पिटीशन है। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज फैसला नहीं आएगा। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ आज छुट्टी पर हैं। एडिशनल सेशन जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टल गया है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज ये फैसला आने वाला था, लेकिन एडिशनल सेशन जज डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ की गैरहाजिरी की वजह से इस फैसले को अभी टाल दिया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 मुलजिमीन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रेप, मुजरिमाना साजिश समेत दीगर दफात में इल्जाम तय किए हैं। सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को कलीदी मुलजिम बनाया है। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में है जहां पर 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से जिनसी इस्तेसाल से मुताल्लिक मामला है। आपको ये भी बता दें कि मामले की शुरुआत गुज़िश्ता बरस फरवरी 2018 में तब हुई थी जब टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की टीम ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर बिहार के महकमा समाजी बहबूद को ऑडिट रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट की बुनियाद पर ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रह रही बच्चियों को पटना और मोकामा के साथ दूसरे शेल्टर होम में ट्रांसफर किया गया था। तो साकेत कोर्ट में इस मामले की समाअत चल रही थी और अब खबर ये आ रही है कि इस मामले पर जो समाअत है, जो फैसला आज दरअसल आने वाला था वो अब फैसला नहीं आएगा, क्योंकि जो जज हैं वो छुट्टी पे हैं। इसी वजह से आज फैसला आने में जो है वो टल गया। एक तरह से जो फैसला आज आने वाला था, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम था जिसको खुद ब्रजेश ठाकुर चलाते थे। वहां पर एक इंकशाफ होता है कि वहां की जो बच्चियां हैं, मासूम लड़कियां हैं, उनके साथ दरिंदगी की जाती है, जिनसे इस्तेसाल उनका होता है। और ये मामला जब खुला तो बिहार की सियासत में भी भूचाल आता हुआ हमने देखा था। खुद चूंकि एनडीए के साथ है नीतीश सरकार, तो एनडीए सरकार को भी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम के इस मामले में आज जो फैसला आने वाला था वो टल गया है। तकरीबन 40 नाबालिग ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ जिनसे इस्तेसाल किया गया और इसी मामले में इसकी साकेत कोर्ट में समाअत चल रही थी। क्योंकि
जो ब्रजेश ठाकुर है वो एक रसूखदार आदमी माना जाता है, लिहाजा खुद कोर्ट ने इस मामले को बिहार से दिल्ली शिफ्ट करने के हुक्म दिए थे। उसके बाद इस मामले की सुनवाई जो है साकेत कोर्ट में चल रही थी और आज जैसे तैसे उम्मीद ये की जा रही थी कि इस मामले पर फैसला आ सकता है और जो 20 मुलजिम है, इसके अलावा ब्रजेश ठाकुर जिसमें शामिल है, इनको आज कोई ना कोई सख्त सजा जो है वो दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से खबर आई है, आपको हम बता रहे हैं लगातार, जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं डॉक्टर सुभाष कुलश्रेष्ठ, आज वो छुट्टी पर हैं, जिसकी वजह से इस मामले पर फैसला नहीं आ पाया। तो यानी कि कह सकते हैं कि अभी मामला थोड़ा आगे बढ़ सकता है। अभी जो फैसला है उसे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज फैसला नहीं आएगा। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ आज छुट्टी पर हैं। एडिशनल सेशन जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टल गया है, नहीं तो आज ही फैसला आने की उम्मीद लगाई जा रही थी। आपको बताते चलें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट को आज फैसला सुनाना था, लेकिन एडिशनल सेशन के जज डॉक्टर सौरभ कुलश्रेष्ठ की गैर हाजिरी की वजह से फैसला टाल दिया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत तकरीबन 21 मुलजिमीन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, रेप मुजरिमाना साजिश समेत दीगर दफात में इल्जाम तय किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राकेश सिंह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिंह, जो उम्मीद की जा रही थी साकेत कोर्ट से कि आज फैसला आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फैसला कुछ दिन के लिए टल गया है। जी देखिए, नवंबर में ही जब वकीलों की हड़ताल चल रही थी, उसी दौरान फैसला आना था, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से आज के लिए यानी कि दिसंबर में फैसला आने की उम्मीद थी और कोर्ट ने ये तारीख भी मुकर्रर की थी कि आज फैसला जो है आएगा। लेकिन दो जज हैं, सौरभ कुलश्रेष्ठ, वो मेडिकल लिस्ट पे हैं, उनकी तबीयत खराब है, लिहाजा अब जो लिंक मजिस्ट्रेट हैं जो उस में बैठेंगे उनकी जगह तो ये बताएंगे कि अगली तारीख कब होगी, फैसला की तारीख को आएगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि आज फैसला आएगा और सबने टकटकी गई हुई थी कि यह फैसला आएगा, लेकिन क्योंकि जज की तबीयत खराब है इस वजह से फैसला नहीं आएगा। लेकिन अगर केस की सफान बात करें, जाहिर सी बात है आपराधिक षड्यंत्र है, पॉक्सो की धारा है, रेप के भी चार्जेस है और जो 21 लोग हैं ब्रजेश ठाकुर समेत, उनको पेश होना था। और ये नियम होता है कि अगर किसी आरोपी पे फैसला आना है तो उन आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, तभी फैसला सुनाया जाता है। विषम परिस्थितियों में उनको पेश नहीं किया जाता है, लेकिन नियम के मुताबिक जरूरी होता है कि पेश हो और फैसला सुनाया जाए। आरोपी भी नहीं आए थे और क्योंकि जज जो है उनकी तबीयत खराब है, छुट्टी तरह लिया जाए, फैसला अब नहीं आएगा। अगली तारीख कब होती है ये देखता हूं। ठीक है राकेश, जो इस मामले का मेन मुलजिम है ब्रजेश ठाकुर, एक रसूखदार आदमी माना जाता है, यही वजह रही थी कि इस मामले को बिहार से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए खुद कोर्ट ने कहा था। जी बिल्कुल आपने सही कहा, रसूखदार आदमी है, तभी बहुत सालों तक इसका पर्दाफाश नहीं हो पाया। कारण उसका पर्दाफाश कब हुआ, जब इसकी रिपोर्ट आई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की जब रिपोर्ट आई, इसका मामला खुलासा थाने में FIR दर्ज की, नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की और बाकायदे CBI ने जांच भी की, सब कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि बिहार में इसकी सुनवाई सही तरीके से नहीं हो सकती है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली के साकेत कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और इसी कहा कि इसकी रोज सुनवाई हो। और यही कारण है कि बहुत ही कम दिनों में इसकी सुनवाई पूरी होगी। अक्टूबर में ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और नवंबर में आना था फैसला, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से फैसला टल गया। राकेश सिंह, आपसे जानना ये चाहेंगे, ब्रजेश ठाकुर जो कि इसमें मेन मुलजिम है, इसके अलावा और कौन से नाम है? देखिए, सामाजिक कल्याण विभाग के भी लोग हैं, अधिकारी भी हैं। इसके अलावा जो 21 लोग हैं, तमाम इसमें लोग हैं ब्रजेश ठाकुर के अलावा, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो ब्रजेश ठाकुर ही है। इसमें समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी भी, जो बिहार का समाज कल्याण विभाग है उसके अधिकारी भी है।
लेकिन वो मुस्लिम आदमी है, वो ब्रजेश ठाकुर जी जी। तो ये देखना होगा कि जो लिंक मजिस्ट्रेट है वो आज कब की तारीख मुकर्रर करते हैं, कब की तारीख तय करते हैं कि उस दिन फैसला आएगा। ठीक है। तो फैसला आज ही आना था, लेकिन मेडिकल लीव तो जज के मेडिकल लीव पर होने की वजह से ये फैसला नहीं आ पाया। ठीक तो है। देखना होगा कि लिंक मजिस्ट्रेट कब की तारीख तय करते हैं। राकेश सिंह, जब ये मामला उजागर हुआ था तो हमने देखा था कि बिहार की सियासत में भी भूचाल वहां पर आ गया था, चूंकि एनडीए की मुआविन पार्टी है, एनडीए की हामी पार्टी है नीतीश सरकार, तो कहीं ना कहीं एनडीए को यानी कि कटघरे में मोदी सरकार को भी लिया गया था। बिल्कुल आपने सही कहा शफा, बहुत ही मतलब कहा जाए कि समाज पे एक ठप्पा लगाने वाला केस था। बिल्कुल। और जब डीएनए टेस्ट हुआ तो आपको पता होगा कि 42 में से इस बात की पुष्टि हुई कि लगभग 34 से 36 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, यौन शोषण हुआ है। तो इसके बाद और ये मामला आगे बढ़ा और लगातार तब और आपने देखा बिहार के एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। बिल्कुल देना पड़ा। ब्रजेश ठाकुर से संबंध बताए जा रहे थे। ठीक है राकेश सिंह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शेल्टर मुजफ्फरपुर का जो शेल्टर होम था उसका जो मामला था उस पर आज साकेत कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि हमारे नुमाइंदे राकेश सिंह ये भी बता रहे थे कि फैसला महफूज है और इससे पहले ये फैसला आ सकता था, लेकिन चूंकि वकीलों वाला जो पुलिस वाला विवाद हुआ था उसको लेकर मामला टालना पड़ा। उसके बाद आज इस पर फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अब भी चूंकि जो जज हैं वो उनकी सेहत सही नहीं है, लिहाजा वो छुट्टी पर हैं और मामले पर जो फैसला आना था वो फिलहाल के लिए टल गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के एमपी आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 जनवरी तक रोक लगा दी है। आजम खान की अहलिया तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कोर्ट से राहत मिली है। आजम खान के खिलाफ जिन मामलात में समाअत हुई उनमें एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी का भी है। जुलाई माननीय मंत्री पूर्व मंत्री श्री आजम खान के आज 13 मामले लगे थे जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में। उसमें 7 मामले यतीम खाना से संबंधित थे और अन्य चुनाव से संबंधित मामले थे। उस पर एंटिसिपेटरी बेल पे कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है, इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं और उस पर अगली तारीख 7 जनवरी तक लगा दी है और 7 जनवरी तक आदेश किया है कि कोई गिरफ्तारी इन मामलों से संबंधित नहीं होगी। उधर आंध्र प्रदेश में ख्वातीन की सिक्योरिटी को लेकर हुकूमत सख्त कानून लाने की तैयारी में है। हैदराबाद में दिशा से गैंगरेप और मर्डर के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रेप के मामलात में जल्द कार्रवाई के लिए नए बिल को मंजूरी दी है। इस बिल को एपी दिशा अधिनियम नाम दिया गया है और बिल में ख्वातीन के साथ रेप के लिए फांसी का प्रोविजन तय किया गया है। समारोह के मामलात में कसूरवार पाए जाने पर कानून 21 दिन के अंदर कसूरवारों की सजा का प्रोविजन तय करेगा। तो झारखंड में आज असेंबली इंतखाबात की तीसरे मरहले के लिए 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज के राउंड को मिलाकर 50 सीटों का फैसला हो जाएगा। इसके बाद बाकी 2 मरहलों में सिर्फ 31 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। हजारीबाग में साबिक वजीर जयंत सिन्हा ने भी सुबह सुबह लाइन में लगकर वोट किया। आज जिन 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है 2014 के इंतखाबात में इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। आज पीएम मोदी झारखंड में चौथे दौर की तशरीह करने के लिए भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:55 पर धनबाद में इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी की भी झारखंड में आज 2 रैलियां होने वाली हैं। तो झारखंड में आज तीसरे दौर की वोटिंग के साथ ही असेंबली की टोटल 81 में से 50 सीटों पर फैसला ईवीएम में लॉक हो जाएगा। आज तीसरे मरहले में 8 जिलों की 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस राउंड में 56 लाख वोटर 309 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 2014 के इंतखाबात में इन 17 असेंबली सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। आज पीएम मोदी और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी की रैलियों से चौथे मरहले की तशरीह भी तेज हो जाएगी। पीएम मोदी सुबह तकरीबन 12 बजे धनबाद के बरवाड़ा अड्डा में इंतखाबी रैली करने वाले हैं। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे साहिबगंज में और दोपहर 2 बजे गोड्डा में इंतखाबी जलसे को खिताब करेंगे।
द मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग केस के इल्जाम तय कर दिए हैं। हाफिज पर अपने एनजीओ के जरिए दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए रकम जुटाने का इल्जाम लगा है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसके 4 हामियों पर भी इल्जाम तय किए हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस ने 3 जुलाई को हाफिज और उसके 13 हामियों के खिलाफ 23 FIR दर्ज की थी। सभी के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए थे। हाफिज सईद 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।